नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। दिल्ली का श्रद्धा वाकर मर्डर केस आज भी लोग भूले नहीं हैं। 27 साल की श्रद्धा को उसके 28 साल के प्रेमी और लिव इन पार्टनर आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 18 मई 2022 को मार डाला था। इसके बाद उसने श्रद्धा की लाश को ठिकाने लगाने का जो तरीका अपनाया, उसे जानकर पुलिस ही नहीं बल्कि पूरा देश सन्न रह गया। ठीक उसी तरह बेंगलुरु में कत्ल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे जानकर किसी भी आम इंसान के होश उड़ सकते हैं। जी हां, बेंगलुरु का ब्याली कवल इलाका 6 क्रॉस पाइपलाइन रोड पर मौजूद एक 3 मंजिला बिल्डिंग और उस इमारत के कमरे में रखा 165 लीटर का एक सिंगल डोर फ्रिज। उसी फ्रिज में पूरे 19 दिनों तक 29 साल की महालक्ष्मी की लाश के करीब 30 से 40 टुकड़े बंद थे। 30 से 40 टुकड़े इसलिए क्योंकि कई टुकड़े तो फ्रिज के बाहर फर्श पर बिखरे पड़े थे। खुद बेंगलुरु पुलिस को भी याद नहीं है कि उन्होंने इससे पहले कभी इतना खौफनाक या दहला देने वाला मंजर या यूं कहे तो क्राइम सीन देखा होगा। शुरुआत में तो खुद पुलिस वाले इस कमरे में जाने की बजाय उल्टे पांव लौट गए थे। कमरे में टुकड़ों की शक्ल में सबूत ऐसे बिखरे पड़े थे कि बेंगलुरु की फॉरेंसिक टीम को भी उसे समेटने के लिए सरकारी अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बुलाना पड़ा। दरअसल करीब 19 दिन बाद इस कमरे का दरवाजा बीते शनिवार यानी कि 21 सितंबर को दोपहर करीब 3:30 बजे खुला था। उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर 5 महीने पहले ही महालक्ष्मी किराएदार के तौर पर रहने आई थी। नेपाल की रहने वाली महालक्ष्मी वहां अकेली रहती थी। पड़ोसी भी उसे नहीं जानते थे। वजह यह थी कि हर रोज वो सुबह 9:30 बजे घर से निकलती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। महालक्ष्मी की मां और बहन बेंगलुरु में ही रहते हैं। 2 सितंबर के बाद अचानक महालक्ष्मी का फोन बंद हो गया। उसकी मां और बहन लगातार फोन करते रहे पर बात नहीं हो रही थी। इसी बीच 19 सितंबर को कुछ पड़ोसियों ने बिल्डिंग के मालिक को शिकायत करते हुए बताया कि बंद पड़े महालक्ष्मी के घर के अंदर से अजीब सी बदबू आ रही है। रेंट एग्रीमेंट के वक्त इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के तौर पर महालक्ष्मी ने बेंगलुरु में ही रहने वाली अपनी मां और बहन का पता और फोन नंबर दिया था। मकान मालिक ने महालक्ष्मी की मां को फोन किया और उन्हें महालक्ष्मी के घर से आ रही बदबू के बारे में जानकारी दी। बीते 19 दिनों में वैसे ही महालक्ष्मी से मां की बात नहीं हुई थी। मकान मालिक की बात सुनकर वो घबरा गई। महालक्ष्मी के घर की एक चाबी मां के पास रहती थी। वो फौरन चाबी लेकर अपनी दूसरी बेटी के साथ महालक्ष्मी के घर पहुंची। मकान मालिक और पड़ोसियों की मौजूदगी में घर का दरवाजा खोला गया, लेकिन दरवाजा खुलते ही अंदर से इतनी तेज बदबू आई कि सभी पीछे हट गए। कुछ देर बाद हिम्मत कर फिर से वो अंदर गए। फर्श पर हर तरफ खून के निशान थे। मांस के छोटे छोटे लोथड़े यहां वहां बिखरे पड़े थे और खून की एक सूखी हुई लकीर कमरे में रखे फ्रिज तक जा रही थी। जैसे ही फ्रिज का दरवाजा खुला, एक चीख के साथ सभी लोग उल्टे पैर कमरे से बाहर की तरफ भागे। उस एक पल में उन्होंने जो कुछ फ्रिज के अंदर देखा वो दहलाने वाला था। मकान मालिक सब कुछ समझ चुका था। उसने फौरन पुलिस को फोन किया। आनन फानन में पुलिस भी मौके पर पहुंची। अब पुलिस कमरे में दाखिल हुई, लेकिन बदबू इतनी तेज थी कि उनसे रुका नहीं गया। पुलिस टीम भी बाहर निकल आई। फिर डबल मास्क मंगाया गया। डबल मास्क पहनकर फिर से पुलिस कमरे में दाखिल हुई। फ्रिज का दरवाजा खुला था। सामने सब कुछ दिख रहा था। फ्रिज के सबसे ऊपरी खाने में 2 इंसानी पैर रखे थे। बीच के खाने में इंसानी जिस्म के अलग अलग हिस्से और सबसे निचले खाने में रखा था एक सिर, जो महालक्ष्मी का सिर था। अब फ्रिज के बाहर पुलिस की नजर कमरे के फर्श पर पड़ी। फर्श पर नजर पड़ते ही खुद पुलिस वालों के पांव कांप गए। जमे हुए खून के साथ साथ छोटे छोटे मांस के टुकड़े इधर उधर पड़े थे। अब फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी एंड सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स यानी कि सोको को मौके पर बुलाया गया। सोको के लिए भी ये एक अजीब क्राइम सीन था। ऐसे क्राइम सीन से सबूत बटोरना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। लिहाजा अब मदद के लिए सोको की टीम ने बोरिंग अस्पताल के मुर्दा घर के स्टाफ को बुलवाया। मुर्दा घर के स्टाफ के पहुंचने के बाद फ्रिज से लेकर
फर्श तक पर बिखरे लाशों के टुकड़े को समेटा गया और इसी समेटने के दौरान यह अंदाजा हुआ कि लाश के टुकड़ों की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। टुकड़ों में बटी इस लाश को अब मुर्दा घर भेज दिया गया। अब सबके दिमाग में एक सवाल था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल कौन है। लाश के टुकड़े समेटने के बाद अब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली। तलाशी के दौरान महालक्ष्मी की बेड पर रखा एक मोबाइल मिला। ये मोबाइल महालक्ष्मी का ही था। जब मोबाइल के CDR यानी कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड को चेक किया गया तो पता चला कि इस फोन से आखिरी कॉल 2 सितंबर को किया गया था। 2 सितंबर के बाद से ना तो इस फोन से कोई कॉल की गई और ना ही कोई कॉल रिसीव की गई। इसी से बेंगलुरु पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि महालक्ष्मी का कत्ल 2 से 3 सितंबर के दरमियान हुआ है। पर सवाल ये था कि आखिर किसी ने इतनी बेरहमी से महालक्ष्मी का कत्ल क्यों किया? आखिर किसी की उससे क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो कातिल कौन था? तो अब बेंगलुरु पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। महालक्ष्मी की मां और बहन से शुरुआती पूछताछ के बाद पता चला कि साल 2019 तक ये पूरा परिवार नेपाल में ही रहता था। उसी साल महालक्ष्मी की हेमंत दास नाम के एक नेपाली लड़के से शादी हुई थी। शादी के बाद दोनों रोजगार और बेहतर जिंदगी की उम्मीद लिए नेपाल से बेंगलुरु शिफ्ट हो गए। बेंगलुरु में हेमंत एक मोबाइल शॉप पर काम करने लगा, जबकि महालक्ष्मी को एक नामचीन मॉल के ब्यूटी शॉप में बतौर सेल्स वीमेन टीम लीडर की नौकरी मिल गई। साल 2023 तक उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था, लेकिन 2023 में हेमंत और महालक्ष्मी अलग हो गए। बेटी हेमंत दास के साथ ही रहती है, जबकि महालक्ष्मी 5 महीने से ब्याली कवल इलाके में ही किराए के मकान में रहती थी, वो भी अकेली। हर 15 दिन में या फिर महीने में एक बार वो अपनी बेटी से मिलने हेमंत के घर जाया करती थी। तफ्तीश के मुताबिक हेमंत और महालक्ष्मी के बीच दूरी की वजह थी लव ट्रायंगल। हेमंत को शक था कि उत्तराखंड के रहने वाले एक हेयर ड्रेसर अशरफ और महालक्ष्मी के बीच अफेयर चल रहा है। इसी बात को लेकर हेमंत और महालक्ष्मी के बीच काफी झगड़े होते थे। इस झगड़े की वजह से ही करीब 9 महीने पहले महालक्ष्मी अपने पति हेमंत से अलग रहने लगी थी। कुछ महीने मां और छोटी बहन के साथ रही और फिर 5 महीने पहले किराए के घर में शिफ्ट हो गई थी। पड़ोसियों के मुताबिक महालक्ष्मी आस पड़ोस में ज्यादा लोगों से घुली मिली नहीं थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी। रोजाना सुबह 9:30 बजे काम पर चली जाती और रात 10:30 बजे के बाद ही घर लौटती। पड़ोसियों ने कई बार एक अजनबी शख्स को महालक्ष्मी को घर से पिकअप और ड्रॉप करते जरूर देखा था, लेकिन वो शख्स कौन था कोई नहीं जानता। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो अजनबी है कौन। बकौल पुलिस बहुत मुमकिन है कि महालक्ष्मी का कातिल वही अजनबी हो। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक वो अब तक महालक्ष्मी के पति हेमंत दास और उस हेयर ड्रेसर अशरफ से लंबी पूछताछ कर चुकी थी, लेकिन इन दोनों से शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि महालक्ष्मी के कत्ल में इन दोनों का कोई हाथ नहीं था। इन दोनों के मोबाइल लोकेशन और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में भी 2 सितंबर से 19 सितंबर तक ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे इन पर शक किया जा सके। तो फिर सवाल ये था कि आखिर महालक्ष्मी का कातिल है कौन? कौन है जिसने इतनी बेदर्दी से उसका कत्ल किया और लाश के टुकड़ों को फ्रीज में ठूस दिया? बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक महालक्ष्मी के मोबाइल की कॉल डिटेल भी शक की सुई अजनबी की तरफ घुमा रही थी। हालांकि बकौल पुलिस उस अजनबी की जानकारी उनके पास है, उसका नाम भी उन्हें पता है। यहाँ तक कि ये भी पता है कि महालक्ष्मी के कत्ल के बाद वो भुवनेश्वर के रास्ते पश्चिम बंगाल जा चुका है। पुलिस इसलिए उसके नाम का फिलहाल खुलासा नहीं करना चाहती ताकि वो अलर्ट ना हो जाए। पर बेंगलुरु पुलिस की माने तो एक बार वो शख्स हाथ आ जाए तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे।